अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और कई बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं आज कि अहमद फराज शाहिर जो शायर हैं, मुझे उठा लो कि ये बहुत बोलता है, इसे उठा लो, ये बहुत सोचता है, इसे उठा लो, ये हमसे अलग सोचता है, इसे उठा लो, समथिंग लाइक दैट। और यकीन माने अदलिया, आपने देखा कि पहली बार डटी तो रियासत झुक गई। काश ये अदलिया 75 साल से ऐसी होती, जजों ने बहुत पहले तय कर लिया होता। इस पर बात करेंगे। और फिर एक हैरान कुन खबर है कि इकॉनमी क्राइसिस का शिकार जो मुल्क है, उसका वज़ीर दाखिला यूरोप जा रहा है और लंदन में मुलाकात है वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर से, फिर इटली में और एक आध और कोई मुल्क है, तो उस पर बात करेंगे। और फिर जो आज इद्दत केस में अदालत में हुआ, जज ने किया और रियासत ने किया, जो फिर पीटीआई ने जवाबी किया, वो बहुत फिक्रअंगेज भी है और दिलचस्प भी। मगर उससे पहले मैं आपको एक ख़बर सुनाना चाहता हूँ। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आप इसके लिए डिज़र्व करते हैं। कल मैंने प्रोग्राम किया था कराची वालों के लिए, उसके व्यूज़ देख के मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं, सोते रहेंगे जब तक कि एक एक ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमारा काम तो बताना है। तो आपको नई खबर, पहली तो खबर यह है कि अब आपको एक साथ 1.5 महीने का बिजली का बिल आया करेगा। 15 दिन एडवांस और लेंगे आपसे क्योंकि आप चोर हैं और तय हो चुका है और आपने उसे इल्ज़ाम को साबित करवा दिया है, तस्लीम कर दिया है अपनी खामोशी से कि आप चोर हैं। और रियासत दुरुस्त है, इदारे दुरुस्त हैं, तो यही होना था। मगर जो नई और मज़ीद आपके लिए खुशी की खबर है, मैं चाहता हूँ वो भी लगे हाथों सुनते ही जाइए कि हुकूमत का बिजली के नादहंदगान के जिन्होंने पैसे खा लिए 1 खरब 3 अरब रुपए की रकम आवाम से बिजली के बिलों में वसूल करने का फैसला किया है। कि क्या है कि 1 जुलाई से इजाफी बिल आएंगे जिसमें एडजस्ट के लिए 45 दिन के जो ना बिजली का बिल होगा और पूछने वाले से डिफ़ॉल्टर्स के पैसे आवाम अदा करेंगे कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। अच्छा, ये डिफ़ॉल्टर्स कौन है 1 खरब में? जो सरकारी इदारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें सब्सिडी भी सालाना सारी सब्सिडी मिला के $17 बिलियन की दी जाती है। और ये लेने वाले कौन है? यही वो अशराफिया, हुक्मरान, शुगर मिल्स भी इन्हीं की हैं, एनर्जी पावर प्लांट भी इन्हीं के हैं, फ्लोर मिल्स भी इन्हीं के हैं, एक्सपोर्ट भी ये करते हैं, डेयरी फार्म भी यही चलाते हैं और सो ऑन कि ये क्या क्या नहीं करते। तो आप लोगों को 1 खरब 3 अरब रुपए इजाफी पे करने हैं और नहीं तो दूसरे दिन मीटर कट जाएगा। अगर आपने खुदा न खास्ता हिलने जुलने की कोशिश की, आप आराम से सोते रहें और इसी सोते हुए में जब उठें तो इन पैसों का इंतज़ाम करें। वरना जो एक आध पंखा 1-2 घंटे चल जाता है, लोड शेडिंग से आपको टाइम बचत का मिल जाता है सांस लेने के लिए, वो सांसें जारी रहें और आप सोते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी। अब आते हैं एक दूसरी खबर पे, पहले बाकी असल खबरों पे। अभी 2 दिन पहले मेरे जहन से निकल गया था कि अमेरिकन एम्बेसडर जो मिस्टर लू हैं, वो सिंध आए थे। आजकल सिंध बहुत आते हैं, नोट कीजिएगा, कभी जगमाबाद, शक्कर, गुटकी और उसकी सारी सराउंडिंग में जगह जगह USAID और दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, जहाँ पहले उन्हें काम करने से रोका भी जाता है और कहा जाता है कि पहले दरबार आज़म में जाकर हाज़िरी दीजिए और इजाज़त लीजिए उनके आशीर्वाद के साथ। और अमेरिकन ये करते हैं, क्यों करते हैं ये मेरे इल्म में नहीं है। उन्हें इंसानियत से यहाँ मुझे कोई ज़रूरत से ज़्यादा लगाव नज़र आ रहा है। अब 2 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर पहुँचे। टीबी के जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए बहुत बड़ी हैवी फंडिंग की गई है सिंध में।
تو مجھے دیکھ کے بہت ہنسی آئی. میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں. ہنسی اس بات پہ آئی کہ دوسروں کو ہماری فکر ہے. جہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کی کیسے فکر ہوگی؟ مگر امریکنز کو بہت زیادہ فکر ہے کہ ٹی بی کا بھی علاج کرنا ہے. اچھا دیکھیں، ٹی بی جو ہے یہ پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی ہے، نیو یارک جیسے شہر میں موجود ہے. مگر وہاں کے سرکمسٹانسز، وہاں کی جو ریزننگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ ایک طویل گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. مگر آپ کے ہاں غربت، بھوک اور بے روزگاری کے ساتھ انسینٹو قسم کا جو ڈپریشن ہے اور ہیٹ ویو ہے، پھر ایک دم کولڈ ہے، یہ ساری وجوہات ہیں. اور معمولی سے انفیکشن کے بعد بھی لوگ توجہ ہی نہیں دے پاتے کہ کہاں دیں، مزدوری کریں، اپنے بچوں کی روٹی لیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان تک پہنچائیں، یا اپنے انفیکشن جو معمولی اس کی طرف توجہ دیں. اور وہ معمولی بہت ہی لائٹ سا انفیکشن جو ہے نا سیویئر انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کنورٹ ٹو ٹی بی ہوتا ہے، ٹیوبرکلوسس. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3-4 سال پہلے میں نے ایک خاندان کا آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا سندھ کے، کہ اس گھر میں 5 لوگ ٹی بی سے میرے بچپن کے جاننے والے تھے. سندھی شیخ فیملی تھی. تو مجھے ان میں سے بچ جانے والے نوجوان تو نہیں، نوجوانی میں بوڑھے نے یہ کہا کہ ہمارے سارے سراؤنڈنگ میں ہر طرف ٹی بی ہی ٹی بی ہے، ہر دوسرے آدمی کو ٹی بی ہے، اور سب اسے اب نارمل لیتے ہیں، معمولی اس کو بات سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اور ایک ایک کر کے مرتے رہتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو سندھ میں غربت ہے، بھوک ہے، اور وہاں جو وڈیرہ شاہی کے مظالم ہیں، جاگیردارانہ سسٹم کے جو روایات ہیں، اس کے ساتھ ریاست کی لاپرواہی، بے فکری ہے، اور بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے مگر میں نہیں کہوں گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں امریکن سے، اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن سے، کہ اس معاشرے میں ٹی بی کے مریضوں کے علاج سے کہیں پہلے اس پوری ریاست کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے تھاٹ پروسیس کے علاج کی ضرورت ہے، اس کی سوچ کے علاج کی ضرورت ہے، اس کی اشرافیہ کی بے حسی اور بے شرمی کے علاج کی ضرورت ہے. ورنہ تم کتنے مریضوں کا علاج کرو گے اور کب تک علاج کرتے رہو گے؟ کتنا علاج کرو گے؟ یہ کم نہیں ہوگی، یہ بڑھے گی. اب احمد فرحات کا تو یاد ہے نا شاعر کا، جسے اچانک اٹھا لیا گیا تھا، اور جس کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 3 سال سے انہی کے لیے کام کر رہے تھے جنہوں نے اٹھایا تھا. جب ان کی نظم یہ مشہور ہوئی تھی، مجھے اٹھا لو، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ سرکاری ریاستی پے رول پر چلے گئے تھے. مگر ایسا کیا ہوا یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے اسٹینڈ لیا، جس پہ حکومت وقت، جو پپٹ حکومت ہے، جو فارم 47 سے بنائی گئی ہے، اس حکومت کے وزراء نے، خاص کر وزیر قانون اعظم تارڑ نے، جن کی بے شرمی کو سلام کرتا ہوں، اور آج انہیں شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. میں اتنے سخت الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدالتوں کو اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. میں آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اب شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. اگر آپ میں کہیں کوئی شرم، کوئی انسانیت موجود ہے، کہ آج آپ کے اٹارنی جنرل نے خود اطلاع فراہم کر دی کہ احمد فرحات کشمیر کے ایک تھانے میں ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہے. وہ پچھلے دنوں جو اسٹرائکس ہوئی تھی وہاں، جس کے بعد پوری حکومت زمین پر آ گئی تھی، 23 ارب روپے بھی دیے، بجلی 3 روپے کی، آٹا بھی سستا کیا، یاد ہے نا آپ کو سب؟ تو محترم کو اٹھا لیا گیا، پھر ان کے بچوں سے، بیوی سے کہا گیا کہ آپ مقدمہ واپس لے لیں تو ہم یہ کیس واپس ان کو چھوڑ دیں گے. مگر نہیں چھوڑا گیا، اور پھر عدالت میں جو معاملہ چلے، ایمان مزاری نے صاف بتایا عدالت میں کھڑے ہو کر کہ تھریٹ آ رہے ہیں باقاعدہ کہ تم عدالت جاؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور اٹارنی جنرل سے جب یہ کہا جج محسن اختر کیانی نے کہ میں ابھی سیکرٹری دفاع کو، سیکرٹری خارجہ کو ہی نہیں بلا رہا،
मैं सारे सेक्टर कमांडर्स को भी बुलाऊंगा जहाँ जहाँ शुबा है, और मैं आईजी को, डीआईजी के साथ, बाद में तुम्हारे वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। तब जाकर यह मामला किसी तौर हल होता नजर आता है कि कम से कम वो बेचारा जिंदा तो है, सांस ले रहा है, उसका अंदर क्या हाल है, उसे कितना मारा पीटा है, ये कोई नहीं जानता। मगर आप ये देखें कि अदलिया ने स्टैंड लिया और अदलिया अपनी बात पर जमी रही, खड़ी रही, अड़ी रही, तो फाइनली सामने लाना पड़ा, बताना पड़ा। बहस क्या है, लड़ाई क्या है, क्योंकि किसी ने जुर्म किया है, ये नॉर्मल बात है। रियासतों में जुर्म किया है, अदालत का हक है, रियासत का हक है कि उसे गिरफ्तार करे, उस पर मुकदमा चलाए, उसे सज़ा दे। मगर गायब कर देना, अपने ही लोगों को, अपनी रियासत गायब कर दे और कोई पूछने वाला भी ना हो, और कभी उसकी लाश मिल जाए, कभी वो पता ही ना चल सके, उसके प्यारे, उसके बच्चे, उसकी बीवी, माँ बाप, बहन भाई सब तस्वीर लिए सड़कों सड़कों फिरते हों, फिर उन पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाएं। किसी दुनिया की किसी महज़ब रियासत में, और ख़ासकर वो रियासत जो वजूद इस बात की, इस बुनियाद पर आई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। जो जुल्म यहाँ मौजूद कायम होने वाली रियासत में मुसलमानों पे हुए हैं, अल्लाह महलफी, ये तो आने वाला मौरख ही लिखेगा, वही तो कॉम्पैक्ट इसको बता सकेगा कि यहाँ कैसे मजालिम हुए, कौन से इंसानियत सोल मजालिम थे जो नहीं हुए। माएँ कैसे अपने बच्चों को पुकारती हैं, बेवाएँ कैसे उजड़ गईं, और कैसे कैसे माहौल से लोग गुजरे, लाखों लोग मारे गए इस रियासत की पॉलिसियों से, इस रियासत की ज़िदों से। और जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई वो जजीरों के मालिक हैं, वो बाहर मुल्कों में रहते हैं। मैं आपको दावा करता हूँ कि इस रियासत के चलाने वाले, इस रियासत की पॉलिसी बनाने वाले और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले दोनों तबकात बाहर रहते हैं, मुकम्मल तौर पे बाहर रहते हैं। वो जो तालिबान अच्छे बताते थे, जो ये कहते थे कि ये फसाद नहीं जिहाद है, और जो कभी कहते थे कि ये फसाद है जिहाद नहीं, वो सब के सब बाहर रहते हैं। उनमें से कोई एक नहीं रहता, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनकी दौलत बाहर है, उनके घर बाहर हैं, उनकी क्या चीज़ बाहर नहीं, वो सिर्फ यहाँ एंजॉय करने आते हैं, या आखिर में अपनी खबरें कि ज़मीन का बाद में ड्रामा किया जाता है। तो मैं सलूट करता हूँ मोहसिन अख्तर कियानी को, जज साहब को, कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उसूल पे खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारे जज अपनी बात पर खड़े हो जाएं, अड़ जाएं, लड़ जाएं और ज़िंदगी मौत से बेफिक्र हो जाएं, तो इस सियासत के अभी भी सुधरने के बहुत से चांसेस हैं कि यहाँ के लोग बड़े वाइब्रेंट हैं, बड़े वाइबल हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़हीन हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं। मगर रियासत ने तय कर रखा है कि यहाँ कोई आज़ादाना काम हो नहीं सकेगा। ये सफोकेशन, ये जो सीज की हुई सोसाइटी, इसका गला घोटते ही चले जाना है। बहरहाल, अब मैं सबसे अहम तरीन टॉपिक जो आज का आपके लिए जो फेस्टिविटी है, जिसे आप बहुत इंजॉय करते हैं, उसकी तरफ आता हूँ कि आज इद्दत केस में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में, जो अर्जुमन शाह अर्जुमन नाम है मेरे ख्याल में जज साहब का, और जहाँ खाबर मानी का ये कहता है कि जज बाइस्ड है और ये फैसला नहीं सुना सकता, बज़ाहिर आज फैसला सुनाया जाना था। तो जज फैसला सुनाने से पहले जज जो है वो कमरे अदालत से उठकर अपने क्या कहते हैं उसको रूम में चला गया, जो भी उसका नाम हो, ऐसी जहन है कभी कभी मिसिंग करता है, तो वो अपने कोर्ट रूम में चले गए मोहतरम जो है ना, और फैसला नहीं सुनाया, जिस पर बड़ा शोर मचाया। पीटीआई के तमाम रहनुमा मौजूद थे, अली अमान भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, शिबली फराज भी थे। फिर वहाँ बोतलें चली अदालत में बड़े पैमाने पे, उमर अयूब भी थे। फिर वकीलों ने वकीलों को मारा, फिर बाहर खाबर मानी का भागे
तो खाबर मारिका को गिरा गिरा के मारा पीटीआई के वकीलों ने, नौजवान वकीलों ने, जिसकी फुटेज कंटिन्यू चल रही है अभी तक। पर उससे भी दिलचस्प तरीन, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दिलचस्प से भी पहले कि इस वाक़े की इद्दत, इस केस की जितनी भी मरम्मत की जाए कम है कि ये एक औरत और एक मर्द के दरमियान का मामला है, ये रियासत का मामला नहीं है। शादी, निकाह ये एक मर्द और औरत का मामला, उनका ख़ानदान का शायद हो सकता है मामला हो कि कबायली सोसाइटी है, रिवायात का मसला है, तो ये ऐन मुमकिन है। ये इस्लामी तालीमात की रिवायात का मसला भी हो सकता है, उनकी अखलाकियात का मसला भी हो सकता है, मगर इसका रियासत से कोई लेना देना नहीं है कि वो निकाह इद्दत में हुआ था कि नहीं हुआ था। ये उनके और उनके अल्लाह के दरमियान का मामला है। ये एक मजहबी रिवायत का मसला है, ये अदालत का मसला नहीं है, ये रियासत का मसला नहीं है, ये मेरा और आपका मसला नहीं है कि जो तजलील और तज़हीक की जा रही है, ज़िद, नफरत, इसे कहते हैं कबायली सोसाइटी की। जब लड़ाई हो जाए तो कोई हद छोड़ते नहीं है, सारी हुदूद पार करते हैं। और फिर जिस वक्त खाबर मानिका, यहाँ ये भी कहता चलूँ कि एक बेशरम शौहर, इंसानी तारीख ने ऐसा बेशरम शौहर कम ही देखा होगा कि जिस औरत से 5 बच्चे पैदा किए हों, जिसके साथ ही उम्र गुजारी हो, जिसे पाक दामन बीवी कहा हो और जिसे अल्लाह वाली कहा हो, फिर उसके खिलाफ इस तरह अदालत में खड़े होकर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए जाए। मैं अभी आपको एक वाक़या सुनाऊंगा कि मैं जब ये खाबर बानी का केस देखता हूँ तो मुझे क्या याद आता है। तो जिस वक्त उन्हें गिराकर मारा जा रहा था तो पीटीआई के उमर अयूब, शिबली फराद और बैरिस्टर गौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उमर अयूब फरमा रहे थे कि हमारे लोगों ने, हमारे कारकुनों ने, हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, ज़ब्त का मुजाहरा किया, पेशेंस का मुजाहरा किया। और साथ में वो फुटेज चल रही थी कि गिरा गिरा के मार रहे थे। इसकी भी जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम होगी। ये तो तय है ना कि जो ये पीटीआई है एक वायलेंट पार्टी है और आखिरी हुदूद तक पहुंच गई है, मगर इसमें भी मैं उनका कम कसूर समझता हूँ, रियासत का कसूर ज़्यादा समझता हूँ कि रियासत ने ये हालात पैदा किए 75 साल में, गर्दन दबा दबा के, मार मार के। कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी जब आप उसकी जान पे दर पे हो जाएं, उसकी जान के दर पे हो जाएं, उसे दीवार से लगा दें तो वो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। वो कामयाब हो, वो कामयाब ना हो कि फिर आपको, मुझे, सबको मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है कि झूठे इलेक्शन हुए हैं, मुकदमा सच्चे भी हैं, तब भी ये हुक्मरान अशराफिया हमेशा से ऐसी थी, तो कोई एक क्यों, बाकी सारे क्यों नहीं। तो पीटीआई को ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि पेशेंस, टॉलरेंस और रिस्ट्रेन, थिंग्स लाइक दैट, नो, यू गाइस डोंट हैव इट। और मैंने कहा कि ये बाउंस बैक है, मगर ये भी ध्यान में रहे कि पीटीआई जो कुछ कर रही है, जो कुछ कह रही है और जिस तरह वो आगे बढ़ रही है, मुझे यकीन है कि पीछे कोई बहुत बड़ा बैकअप है। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। कहीं दरूने खाना खौफनाक जंग जारी है, ऐसे में कोई हादसा हो जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। अब आखिरी खबर पे आते हैं। मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, जो वज़ीर दाखिला भी हैं, क्योंकि बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, सबके आंखों के तारे हैं, और जिनके नहीं हैं वो मजबूर हैं, महकूर हैं और लालची हैं घटियापन की हद तक। ये और हमेशा से ये ऐसे ही थे। मुझे आज तक याद है नवाज शरीफ की जो आखिरी हुकूमत थी, तो उसमें जब डॉक्टर मलिया लोधी समेत कुछ 4-5 जनरल्स को मुख्तलिफ ओहदों पर, सिविलियन ओहदों पर लगाया गया था, तो मैंने कहा था कि हर तरफ
फौजी तकरूरियाँ ही तकरूरियाँ। तो उन्हें तो हुकूमत चाहिए होती है, लाख ये बनते रहें अपने आप में कि ये बड़े सिविलियन हैं, बड़े डेमोक्रेटिक हैं और बड़े चैम्पियन हैं डेमोक्रेसी के, मगर ये सब लालची हैं, इन्हें इख्तिदार चाहिए। तो वो मोहसिन नकवी इंग्लैंड जा रहे हैं वज़ीर दाखिला से मिलने, फिर इटली जाएंगे, फिर एक और किसी मुल्क जाएंगे। आपने नोट किया कि हमारी तमाम 4-5 पिछली हुकूमतें यूएई जाती हैं, चीन जाती हैं, सऊदी अरब जाती हैं और मस्कत कतर चली जाती हैं दमोस, मगर कभी आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर गया हो विजिट पर, किसी ने बुलाया हो मगरिब में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, यूरोप की किसी कंट्री ने? ना, ये ज़ाती विजिट पे जाती हैं क्योंकि उन सबके घर है वहाँ। और यूनाइटेड नेशन के मौके पर जो सेशन होता है सालाना, वहाँ पहुँच जाते हैं तो तल्ले डालकर चारों तरफ से आंखों देखा है, कानों सुना है, इन्हीं के अपने अपने अफसरान से सुना है कि यार कोशिश कर रहे हैं, दुआ करो, फिर ज़िद कर रहे हैं कि जी वाइट हाउस ले चलो, किसी से मिलवा दो। इन्हीं नवाज शरीफ के दौर में हामिद मीर ने कहीं कहा था, हामिद मीर और अफसार आलम मौजूद थे, तो नवाज शरीफ ने बुलाया एज ए प्राइम मिनिस्टर जब मौजूद थे और ये यूनाइटेड नेशन के विजिट पे, इन दोनों को बुलाया, कहा कि अच्छी तो खाली बैठे हुए, इन्हें कोई पूछता भी नहीं आएगा। तो वज़ीर दाखिला का वहाँ जाना किसी बुलाया, तजारती किसी मुआहदे के लिए बुलाया, या तजारती कोई मुआहदा होता है तो वज़ीर दाखिला जाता है वहाँ, तो वज़ीर तजारत और सनत को जाना चाहिए था, IT मिनिस्टर को जाना चाहिए था, साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर को जाना चाहिए था, वज़ीर ख़जाना को जाना चाहिए था, मगर जा कौन रहा है वज़ीर दाखिला? तो दहशत गर्दी के हवाले से, कोई बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मामलात होंगे, उन्हीं पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया होगा ना। आपका तो और इस खत्ते में कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब ज़िम्मे लगा दिया यूएई के, ख़रीद लो, इनकी ज़मीनें भी ख़रीद लो, गंदम इनसे उगवाओ अब, और रिकोडेक भी ले जाओ और सारा कुछ ख़त्म कर दो। मतलब ग़ुलाम दर ग़ुलाम कौमें भी ऐसी नहीं होती। आप यकीन करें बनी इसराइल जो थे वो भी इतने मजबूर नहीं थे फ़िरौनों के सामने, जैसे इस मुल्क में रहने वाली अशराफिया ने आम आदमी को बना दिया और ख़ुद तरले डालते फिरते हैं, अपने लिए मज़ीद सहूलतें मांगते जाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे बात हो। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।